हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि परीक्षावाड़ी की किताब पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके 12 लेक्चर को कंप्लीट किया जा चुका है। आज का हमारा ये 13वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हमारा अध्याय 14 है, जिसमें 14वें अध्याय के अंतर्गत आपका आता है उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध एवं विकास के लिए प्रदेश सरकार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन 1975 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में इसका गठन किया गया है। वर्तमान में यह परिषद शोधों के लिए प्रोत्साहन, विज्ञान प्रौद्योगिकी लोकप्रियता, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय अवस्थापना विकास, बायोटेक्नोलॉजी विकास, नक्षत्रशाला विकास, उद्यमिता विकास, चिकित्सा, कृषि, जैव संबंधी शोध एवं विकास आदि से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। परिषद के प्रदेश व्यापी फील्ड कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली एवं गौतम बुद्ध नगर में 5 क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। परिषद द्वारा संचालित कुछ प्रमुख कार्यक्रम एवं परियोजनाएं निम्न प्रकार से हैं। इसके अंतर्गत पहली परियोजना आती है शोध प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों यथा रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान, कृषि विज्ञान, भू विज्ञान इत्यादि के चयनित क्षेत्रों में प्रदेश से स्थित विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय तथा इसके अधीन शोध संस्थानों या स्नातकोत्तर महाविद्यालयों व अन्य शोध प्रयोगशालाओं या संस्थानों के माध्यम से शोध परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मूल्यांकन व अनुश्रवण किया जाता है। शोध परियोजनाएं प्रायः 3 वर्ष हेतु स्वीकृत की जाती है। 35 वर्ष तक के युवा वैज्ञानिकों को शोध कार्य करने में प्रोत्साहन देने के लिए इसे 2007 और 8 में यंग साइंटिस्ट स्कीम शुरू किया गया और इस स्कीम के तहत प्रदेश में स्थित संस्थानों में शोधरत विशेष युवा वैज्ञानिकों को 3 वर्ष का अनुदान दिए जाते हैं। 40 वर्ष तक की आयु वाले युवा वैज्ञानिकों को शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु यंग साइंटिस्ट विजिटिंग फेलोशिप भी 2007-8 में शुरू की गई थी और इस स्कीम का लाभ केवल 6 माह है और 6 माह के लिए उन शोधार्थियों के लिए मिलता है जो राज्य के बाहर के हैं और न कि विदेशी हैं, किसी संस्था में शोध कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी विकास, उन्नयन एवं हस्तांतरण के बारे में ऐसी परियोजनाएं जिनमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा जनमानस की भागीदारी आवश्यक होती है। इन तकनीकी विशेषज्ञों के साथ स्वैच्छिक संस्थानों को भी सहयोग दिया जाता है और अब तक पूर्ण हो चुकी कुछ परियोजनाएं इस प्रकार हैं, जिसमें आता है एल्यूमिनियम मिश्र धातु का विकास, इंडिया मार्क II हैंड के नई मॉडल का विकास, राइस हलर से आधुनिकीकरण का विकास, माइक्रोहाइडल प्रदर्शन का विकास इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल है। ये प्रौद्योगिकी विकास और उन्नयन एवं हस्तांतरण से संबंधित है। अब आता है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद एवं राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 1993 को राज्य स्तरीय विकास को प्रयागराज, जो कि प्रयागराज में है, के माध्यम से प्रत्येक वर्ष बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10 से 14 से 17 के वर्ष के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए जाते हैं। एजुकेट सेट के बारे में जो 2 केंद्रीय संस्थाओं जो कि इसरो एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद तथा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में लखनऊ स्थित परिषद के ऑडिटोरियम में सैटेलाइट के कंप्यूटर इंटरेक्टिव सेंटर की स्थापना की गई। इस सेंटर को अप्रैल 2009 में विज्ञान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि शिक्षण कार्य किया जाता है। अब आता है वैज्ञानिक सम्मान के बारे में कि राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राज्य में जन्मे और यहीं किसी संस्था विभाग में 10 वर्षों से कार्यरत वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिए जाते हैं। विज्ञान गौरव सम्मान, विज्ञान रत्न सम्मान और युवा वैज्ञानिक सम्मान, नव अन्वेषक सम्मान, बाल वैज्ञानिक सम्मान और 18 वर्ष से कम आयु के 5 बालकों के लिए एवं विज्ञान छात्र सम्मान इसके अंतर्गत विज्ञान सम्मान आते हैं, जो कि इसमें कितने वर्ष किसी में 1 लाख रुपए राशि है और किसी में 2.5 लाख रुपए राशि है। 2.5 लाख राशि में किसी में 1 वैज्ञानिक और 2 वैज्ञानिक आते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से इनके सबके दिए गए हैं। अब आता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस के बारे में कि 11वीं अनुसूची कि मैं 11वीं परियोजना को
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं विकास हेतु आधारभूत ढांचा, कैपेसिटी बिल्डिंग, मानव संसाधनों के उच्चीकरण हेतु राज्य में कई सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं और अब तक राज्य में कुल 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें पहला आता है इंसेफ्लाइटिस रिसर्च के लिए पीजीआई लखनऊ में, दूसरा साइंस पर रिसर्च हेतु अलीगढ़ के लिए, तीसरा एग्री बायोटेक्नोलॉजी मेरठ में बायोटेक्नोलॉजी और जो कि मेरठ स्थित कृषि विश्वविद्यालय आता है। तो ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसमें स्थापित हैं। अब आती है नक्षत्रशालाएं कि प्रदेश में खगोलिकी के प्रति लोगों की जागरूकता व अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए परिषद नियंत्रण में 3 स्थायी व 2 चल नक्षत्रशालाएं हैं और ये प्रयागराज नक्षत्रशाला परिषद के नियंत्रण से आती हैं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ के बारे में, जो कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे सूरज कुंड पार्क के समीप 224 सीटों की क्षमता वाला इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का संचालन 9 मई 2003 से किया गया है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो कि गोरखपुर में एक परियोजना के अंतर्गत इसमें 400 में क्षमता की नक्षत्रशाला का विकास किया जा रहा है, जो कि अब आता है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो कि रामपुर स्थित लेजर तकनीक पर आधारित है भारत की पहली नक्षत्रशाला। पहले इसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला था और जिसका लोकार्पण 18 सितंबर 2022 को किया गया। मोबाइल नक्षत्रशाला जो कि सुदूर जनपदों में भूगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु राज्य में 2 मोबाइल नक्षत्रशालाएँ सक्रिय हैं। जवाहर नक्षत्रशाला जो कि प्रयागराज के आनंद भवन परिसर में स्थित है, इसका शुभारंभ नवंबर 1980 को इंदिरा गांधी द्वारा कराया गया था। प्रधानमंत्री जब उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी तो उनके द्वारा इस नक्षत्रशाला का निर्माण किया गया था और मार्च 2022 में 12 में इसमें अत्याधुनिक मशीन लगाई गई और सीटों की संख्या 80 से बढ़ाकर 96 कर दी गई है। सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी जो कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए आंकड़ों को प्राप्त करने के उद्देश्य से लखनऊ में 1982 में सुदूर संवेदन का उपयोग किया गया है। फिर आता है इसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क जो कि जिसका उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा ग्रहण कर रहे युवकों को निजी उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक जानकारी एवं प्रेरणा देना हो। प्रदेश में कई तरह के पार्क स्थापित किए गए हैं। वैज्ञानिक जागरूकता आयोजन जो कि परिषद द्वारा प्रदेश में वैज्ञानिक जागरूकता लाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान दिलाना, वैज्ञानिक निबंध प्रतियोगिता, बौद्धिक संपदा जागरूकता अभियान, वैज्ञानिक मॉडल प्रतियोगिताएं, प्रशिक्षण कार्यशालाएं आदि आते हैं। विज्ञान क्लब जो कि वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए परिषद के नियंत्रण हेतु प्रदेश में प्रायः सभी जिलों में विज्ञान क्लब की स्थापना की गई है। पेटेंट सेल जो कि पेटेंट सूचना केंद्र के रूप में कार्य करने और बौद्धिक संपदा संरक्षण संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रदेश में 5 विद्यालयों को पेटेंट सेल की स्थापना की गई है। जैव प्रौद्योगिकी जो कि प्रदेश को कृषि, उद्योग और खाद्यान्न व पोषक तत्व प्रबंधन, चिकित्सा व स्वास्थ्य, पर्यावरण व ऊर्जा आदि क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग के संदर्भ में एक विशेष पहल को इसे 1998 से 99 में शुरू किया गया। 2002 में 89वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस लखनऊ को भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया। जैव प्रौद्योगिकी नीति 2004 जिसमें प्रदेश को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख स्थान दिलाने, जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, दीर्घकालीन वाणिज्यिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैविक स्रोतों या संसाधनों को संरक्षित व संवर्धित करने, जैव प्रौद्योगिकी शोध एवं विकास को प्रोत्साहित करने, इस हेतु अग्रणी वैज्ञानिकों के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध केंद्रों की स्थापना करने के उद्देश्य से इस नीति की घोषणा की गई और यह नीति एक जैव प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के गठन का प्रावधान भी करती है। अब आता है जैव प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के बारे में, जो कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 33 सदस्यीय जैव प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन 3 अक्टूबर 2004 को किया गया और बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख स्थान दिलाना है। अब आता है जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ के बारे में कि बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक अम्ल, ऑर्गेनिक घोलक, एंटीबायोटिक्स, डायग्नोस्टिक किट्स, प्राकृतिक उत्पाद के अतिरिक्त प्लांट टिश्यू कल्चर पर आधारित उक्त आनुवांशिक पदार्थों के वृहद उत्पादन से संबंधित शोध परिणामों के वाणिज्यीकरण हेतु बायोटेक पार्क लखनऊ में पायलट फैसिलिटीज़ मुख्यतः बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार की सहायता से विकसित की जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित किया गया और इसकी स्थापना सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र उत्तर प्रदेश में की गई है। अब आता है जैव उर्वरक परियोजना के बारे में।
बक्सी तालाब स्थित बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केंद्र पर 2006 से नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक के उत्पादन प्रशिक्षण प्रदर्शन व विकास परियोजना संचालित की जा रही है और यहाँ जैव उर्वरक का उत्पादन कृषकों को जैव उर्वरक उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जेट्रोफा क्लोनिंग परियोजना के बारे में कि बक्सी तालाब पर स्थित केंद्र पर ही केंद्र के सहयोग से 10 एकड़ भूमि पर इम्प्रूवमेंट ऑफ जेट्रोफा कर्कस एल थ्रू एवोल्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लोन या सीड ऑर्चड एंड डेवलपमेंट क्वालिटी प्लानिंग स्टॉक्स पर कार्य कर चल रहा है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में कि उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक राज्यों में से एक है। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी और 1998 में शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नाम से इसे परिवर्तन करके नया नाम आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग दिया गया। प्रदेश में शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु 13 दिसंबर 2017 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 को मंजूरी दी गई और इस नीति को 2012 व 2016 की नीतियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं दी गई, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु 1 जनवरी 2018 को नई इलेक्ट्रॉनिक नीति या विनिर्माण नीति 2017 के तहत इसे जारी किया गया। इस नीति को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवेज के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है, जिसके तहत राज्य में 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये का निवेश कराकर 3 लाख रुपये के रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत न केवल शासकीय निगम जिसमें यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा यूपी डेस्को कार्यरत है, जिसमें यूपीएस, आईडीसी, एनआईसी, एसटीपीआई, डेक जैसे अन्य संगठनों के सहयोग से भी राज्य इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही हैं। यूपी डेस्को उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना में 15 मार्च 1977 को की गई और यह निगम शासन द्वारा अधिकृत एक कंपनी होती है जो कि आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अधीन है। इसकी स्थापना का उद्देश्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के मूल्यांकन को तकनीकी विकल्प देना, डेटा प्रणाली सहायता करना तथा प्रबंधकीय समस्याओं का निराकरण करना होता है। यह निगम विभिन्न विभागों को सेवा देता है, जिसके 3 प्रभाग हैं, जिसमें कंसल्टेंसी विभाग, कंप्यूटर विभाग, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग आता है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक निगम के रूप में इसका गठन 1974 में किया गया और 1976 में इसे एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस कंपनी के मुख्य उद्देश्य में राज्य इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का उन्नयन, विकास एवं प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास संबंधी योजनाओं के संचालन हेतु राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करना, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, राज्य सरकार के स्मार्ट स्टेट को लक्ष्य पूर्ति हेतु ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स तथा दूरस्थ शिक्षा, सॉफ्टवेयर विकास, ई बिजनेस आदि क्षेत्रों में योगदान देना आदि आता है। राज्य में ई गवर्नेंस प्लान को क्रियान्वित करने के लिए इस एजेंसी का विशेष योगदान दिया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के अंतर्गत यह योजना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के रूप में कार्यान्वित की जा रही है, जिसे वर्ष 1997-98 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में से स्थापित किया जाएगा तथा इसे 2001 में लखनऊ तथा 2004 में इसमें प्रयागराज में कार्यरत रहेगा। और इसके अलावा इसमें और भी पार्क बनाए जाएंगे जो कि कार्यरत सॉफ्टवेयर निर्यात कर मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। अब आता है ई प्रोक्योरमेंट के बारे में कि शासन के लोक निर्माण विभाग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, उद्योग निदेशालय विभागों की क्रय प्रणाली को पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए यह प्रणाली लागू की गई है। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम जो कि केंद्र द्वारा चलाई गई इस योजना का लक्ष्य ज़्यादातर प्रशासनिक क्षेत्रों की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लाते हुए डेटाओं को आदान प्रदान त्वरित बनाना तथा यह प्रशासनिक सेवाओं को लोगों की आसानी से उपलब्ध कराना है। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस उत्तर प्रदेश के बारे में कि राज्य ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत योजनाओं के प्रबंधन, ई मिशन टीम तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के द्वारा 7 मार्च 2006 को इसका गठन किया गया और इस गठन द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत राज्य में श्वान, कॉमन सर्विस सेंटर, ई स्टिक्स, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे, स्टेट डिटेल्स, ई फार्म्स, स्टेट डेटा सेंटर आदि कार्य किए जा रहे हैं। स्वान परियोजना के बारे में कि केंद्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत राज्य में शासकीय डेटा और सूचनाओं त्वरित आदान प्रदान के लिए 2 Mbps बैंडविड्थ का स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक स्तर पर कुछ नेटवर्क केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्टेट डेटा सेंटर के बारे में जो कि नेशनल
ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत लखनऊ स्थित यूपी डेस्को भवन में मुख्यमंत्री कार्यालय आदि 81 विभागों को 250 सेवाओं का स्टेट डेटा सेंटर उपलब्ध स्थापित किया जाएगा और यह उन सभी संबंधित विभागों की जानकारियाँ रखता है जिनकी आवश्यकता जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को पड़ती है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में कि है, इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में जनमानस को उनके द्वार के समय विभिन्न प्रकार की शासकीय सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा एकल खिड़की उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनवरी 2007 से 8 में राज्य के 6 जिलों जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर व सीतापुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना लागू की गई है और जनवरी 2010 में इसे पूरे देश में प्रदेश में लागू किया गया है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य आता है। इस परियोजना के अंतर्गत 15 विभागों के तहत आने वाले आय, निवास, जाति, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन, राजस्व, न्यायालय सेवाएं, सार्वजनिक वितरण आदि 133 सेवाएं आती हैं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीपीपी मॉडल पर जनसेवा या लोकवाणी केंद्रों जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। वुमेन पावर लाइन 1090 के बारे में कि प्रदेश की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वुमेन पावर लाइन 1090 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एसपीआई मॉडल पर आधारित संवेदन सॉल्यूशन को पोर्टल www.1090up.in के रूप में यूपी डेस्को के माध्यम से 15 नवंबर 2012 को संचालित किया जा रहा है। डायल 112 के बारे में जो कि प्रदेश में लोगों को शीघ्र पुलिस सहायता पहुंचाने हेतु योजना 26 अक्टूबर 2019 से चलाई जा रही है और यह यूपी डेस्को के माध्यम से चलाई जा रही है। अब आता है कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में कि प्रदेश में कृषि संबंधी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए अनेक संस्थाएं जो निरंतर प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान एवं परिषद के बारे में कि प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, कृषि से संबंधित अन्य विभागों में कृषि संबंधी शोध एवं शिक्षण समन्वय स्थापित करने तथा कृषि विकास को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में लखनऊ में की गई है। सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के बारे में कि उत्तरांचल के गठन के बाद पंतनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में चलाया गया है, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली मंडल में कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2000 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विभाग मेरठ की स्थापना की गई है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के बारे में कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना मार्च 1975 में की गई हो। विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र प्रदेश में बुंदेलखंड, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क या मध्य मैदानी क्षेत्र में 30 जनपदों तक है। यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार द्वारा इन जनपदों के विकास हेतु प्रयासरत होता है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बारे में जो कि अयोध्या में है, इसकी स्थापना 1978 में की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में है तथा यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार के माध्यम से कृषि एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में बुंदेलखंड क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। सेम हिंगलवाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय नैनी के बारे में कि प्रयागराज के नैनी में स्थित इस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कृषि जलवायु जोन में कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि ITRI है, इसकी स्थापना 1952 में लखनऊ में की गई है। अखिल भारतीय समन्वित गन्ना सुधार परियोजना की समन्वयक इकाई इसी संस्था में स्थित है। इसके साथ ही यह संस्थान अखिल भारतीय समन्वित गन्ना बीज उत्पादन परियोजना का भी समन्वय करती है। यूपी एग्रो के बारे में कि इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो कि स्थापना 29 मार्च 1967 को की गई, जो कि राज्य के कृषकों को रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, औषधियों, प्रमाणित बीज, विभिन्न प्रकार के उपकरण आदि को उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की गई थी। ऊतक संवर्धन के बारे में कि ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगढ़, लखनऊ में स्थापित की गई कि कृषकों को फल, शाक भाजी एवं फूलों जैसी औद्योगिक फसलों के गुणात्मक उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर उत्कृष्ट रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत अलीगंज प्रक्षेत्र में एक ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना 1992 से 93 में की गई। राजकीय फल संरक्षण डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ के बारे में, यह संस्थान जो है इसकी स्थापना फल एवं सब्जियों को सुरक्षित
सुरक्षित रखने और तथा उत्पाद और उसके उत्पादों को उचित मूल्य सुलभ कराने के उद्देश्य से राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ द्वारा निरंतर प्रयोग कार्य संपादित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीक के प्रसार हेतु भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित केंद्रीय संस्थान की यही परियोजना है। यह देश भर में फैले अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा कृषकों, महिलाओं, मछुआरों, शिक्षित ग्रामीण युवकों, ग्राम स्तरीय कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवसाय को तकनीकी ज्ञान प्रदान कर रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के बारे में कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत राज्य के मैदान क्षेत्रों में प्रति 30,000 व पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों में प्रति 20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जा रहा है और प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या ब्लॉक स्तर पर 30 शैय्या युक्त एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जा रही है। 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2014 में घोषित नीति के अनुसार प्रति 30,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बीच न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर निर्धारित की गई और प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आता है केंद्र के सहयोग से लखनऊ, प्रयागराज व गोरखपुर के मेडिकल कॉलेजों में कैंसर संस्थानों की स्थापना की गई है। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सालय वाराणसी बरेली में और एक स्वायत्त चिकित्सालय आगरा में स्थापित किया गया है। राज्य को अपमिश्रित खाद्य सामग्री एवं अधोमानक औषधियों से मुक्त करने और उनका प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2008 में खाद्य एवं प्रौद्योगिकी औषधि प्राधिकरण निदेशालय का गठन किया गया है और इस प्राधिकरण के लिए इसमें नियुक्ति भी की गई है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण बोर्ड कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई और लखनऊ एवं कानपुर में एक जनपद स्तरीय प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि प्रदेश में केंद्र राज्य के सहयोग से राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1968 चलाया जा रहा है। 1992 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्षय रोग को विश्वव्यापी घोषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इसे में कुछ परिवर्तन करते हुए पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में लागू किया है और इस पहल को 1995 में केवल लखनऊ में शुरू किया गया था और दिसंबर 2005 तक इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में आच्छादित कर दिया गया है तथा यह परियोजना इस कार्यक्रम में जांच से उपचार तक सभी की शुल्क किया जाता है और प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर संभावित क्षय रोगियों को जांच व उपचार हेतु माइक्रोस्कोपी सेंटर व 5 लाख की आबादी पर एक टीबी सेंटर स्थापित किया गया। 5 से 1,000 तक की आबादी पर औषधि खिलाने हेतु एक डॉट्स केंद्र खोले गए और इस कार्यक्रम में प्रायः सभी प्रकार के अस्पतालों से सहयोग लिया जा रहा है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम, जो कि प्रदेश में केंद्र की 100% सहायता वाला यह कार्यक्रम 1977 में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रदेश में दृष्टिहीनता स्तर दर को 1% से घटाकर 0.3% लाना है और मोतियाबिंद की ऑपरेशन किया जाता है, जो कि 2007 से 8 में यह कार्यक्रम ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के बारे में, जो कि विश्व बैंक के सहयोग से इस परियोजना को सन 2000 में चलाई गई है और इस परियोजना के अंतर्गत चिकित्सा इकाइयों का जीर्णोद्धार कर उन्हें मॉडल इकाई के रूप में विकसित किया गया है। संक्रामक रोग चिकित्सालय प्रदेश में 3 स्थानों मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर पर संक्रामक रोग चिकित्सालय है। एड्स हॉस्पिटल, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको पर राज्य में प्रथम एड्स चिकित्सालय की स्थापना कानपुर मेडिकल कॉलेज में की गई और इसके अतिरिक्त 5 एड्स सर्विलेंस सेंटर और 13 क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केंद्र कार्यरत हैं। सड़क दुर्घटना चिकित्सा नेटवर्क की केंद्र सरकार की चिकित्सा योजना के तहत इस नेटवर्क की स्थापना 2003 में लखनऊ में की गई और मल्टी ड्रग थेरेपी पद्धति, जो कि राज्य में कुष्ठ रोगी की कमी लाने के लिए चलाई जा रही है। वर्ष 2021-22 में आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय की संख्या 2111 तथा यूनानी चिकित्सालय और औषधालय की संख्या 256 आती है। आयुर्वेदिक या यूनानी औषधियों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की 2 लखनऊ और पीलीभीत में औषधि निर्माणशालाएं हैं और 2011 से 2012 में औषधीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय में 1585 आते हैं। अब आता है पर्यावरण प्रदूषण एवं उसके उपाय के बारे में कि पर्यावरण निदेशालय राज्य सरकार का एक विभाग है जिसका गठन 1976 में किया गया। इस निदेशालय के माध्यम से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु विविध उपाय किए जा रहे हैं। मेरठ और वाराणसी में पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय है। भारत सरकार के जल प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1975 में उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया।
भारत सरकार के वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत राज्य में अलग से वायु बोर्ड नाम गठित कर पूर्व गठित जल प्रदूषण बोर्ड को ही वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का भी दायित्व सौंपा गया है। 13 जुलाई 1982 को राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य बोर्ड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्दिष्ट कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसरण के तत्व संबंधी शक्तियाँ भी भारत सरकार द्वारा राज्य बोर्ड को प्रत्यायोजित की गई हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1998 में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन अधिनियम 1998 पारित किया गया और इनके अनुपालन का उत्तरदायित्व भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा गया है। प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लखनऊ स्थित बोर्ड मुख्यालय के अतिरिक्त 25 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई हो और सन 2010 में प्रदेश में पहली बार एनवायरमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया। गंगा कार्य योजना के गंगा में प्रदूषण को कम कर उसे स्नान योग्य बनाने और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अधिकतम 3 ml या मिलीलीटर तथा डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा न्यूनतम 5 ml या प्रति लीटर तक सीमित करने के लिए फरवरी 1985 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कर 100% केंद्रीय योगदान से गंगा कार्य योजना शुरू की गई है। प्रथम चरण में इसमें केवल 5 नगरों फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी व मिर्जापुर को ही शामिल किया गया है और इस चरण में इन नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सौदाह गृह, पंप स्टेशन आदि बनाए गए हैं। 1993 में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित कुल 23 नगरों में, जिसमें गंगा के 5 नगर सहित गंगा कार्य योजना का द्वितीय चरण शुरू किया है और इस चरण में गंगा एवं यमुना एवं गोमती को सम्मिलित करते हुए इसके 3 घटक बना दिए गए हैं, जिसमें गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना और गोमती कार्य योजना आती हैं। द्वितीय चरण में राज्य सरकार का भी वित्तीय सहयोग है और गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में गंगा के किनारे 7 नए नगरों, जिसमें कुल 12 को शामिल किया गया है। यमुना कार्य योजना में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, वृंदावन, इटावा आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत 8 नगरों को शामिल किया गया और इस योजना को जापान सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। गोमती कार्य योजना को लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर में सम्मिलित है। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के बारे में, यह प्राधिकरण नवंबर 2009 में केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। यह प्राधिकरण राज्य में गंगा नदी के संरक्षण, उसके प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम के उपाय, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के फैसलों को निर्देश के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाहक के भी करता है। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के पदाध्यक्ष एवं मुख्य सचिव, सदस्य सचिव होते हैं। नेक्स्ट आता है झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के तहत 4 झीलों, जिसमें रामगढ़, गोरखपुर, मानसी गंगा, मथुरा, लक्ष्मीताल, झांसी, मदन सागर, महोबा को सम्मिलित किया गया। जल वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण, जो कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत एक केंद्रीय प्रयोगशाला लखनऊ तथा 19 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित। इन प्रयोगशालाओं द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाहों नमूने, नदियों नालों के नमूने, परिवेशीय गुणवत्ता व ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण का संपादित किया जाता है। गोमती अनुश्रवण के बारे में कि इस अध्ययन के अंतर्गत गोमती नदी के जल का अनुश्रवण जांच प्रतिदिन लखनऊ शहर में किया जाता है, जिसमें गोमती नदी के जल की गुणवत्ता का ज्ञान होता रहे। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इस परियोजना में पूर्व मीनार्स के अंतर्गत प्रदेश की विभिन्न नदियों में 58 चिन्हित स्थल पर जल गुणवत्ता अनुश्रवण का कार्य 1 माह में एक बार किया जा रहा है, जिससे विभिन्न नदियों और जल की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त हो सके। इस परियोजना को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित होता है। सीवेज शोधन संयंत्र या STP के लिए कि शहरों के किनारों पर गुजरने वाली नदियों में शहरी गंदे जल को शोधित कर नदी में डालने के लिए STP लगाए जा रहे हैं। गंगा एक्शन प्लान के तहत कानपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, विंध्याचल, अनूपशहर, बुलंदशहर तथा मुजफ्फरनगर में STP लगाए जा चुके हैं। यमुना एक्शन प्लान के तहत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटापा STP लग चुके हैं और गोमती नगर के किनारे बसे लखनऊ में भी STP लगाया जा चुका है और अब तक 34 STP स्थापित किए जा चुके हैं और राज्य में नोएडा पहला ऐसा नगर है जहां पर 100% सीवेज शोधन क्षमता आती है। अब आता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के बारे में कि इस परियोजना में प्रदेश के 21 प्रमुख नगरों के 72 चिन्हित स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कार्य संपादित किया जाता है और यह परियोजना भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनाई गई कार्य योजना के अंतर्गत वर्तमान में लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर,
आदि शहरों में वाहनों के संचालन हेतु सीएनजी की आपूर्ति की जा रही हो। लखनऊ और कानपुर में सीएनजी की आपूर्ति अप्रैल 2006 में शुरू की गई है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और इससे संबंधित नियमावली के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 को प्रख्यापित किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपयुक्त नियमों के परियोजनात्मक अधिकार प्राधिकारी की परिभाषा में आते हैं। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के सहयोग से समय समय पर चलाए जाने वाले अभियानों के वाहनों के लिए उत्सर्जन की जांच, पीयूसी प्रमाण पत्र की जांच तथा डीजल चले टेम्पो में स्क्रेबर संचालन की व्यवस्था की भी जांच की जाती है। सभी अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, न्यायालयों के आसपास कम से कम 100 किलोमीटर के क्षेत्र शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के संबंध में आख्या में कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 553 अति प्रदूषणकारी उद्योग, जिनमें ऐसे उद्योग जो कि बीओडी लोड 100 ग्राम प्रति दिन से ज़्यादा या टॉक्सिक प्रवाह हो को चिन्हित किया गया है, जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 13 प्रमुख नदियों में, जिनमें गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, हिंडन, सरयू, काली, ईस्ट, काली, वेस्ट, घाघरा, राप्ती, सई, रिहिंद एवं शारदा एवं विभिन्न तालाबों में अपना उत्प्रवाह निस्तारित करती है, जिनमें 435 उद्योगों में जल शोधक यंत्र लगाया जा चुका है, जिनमें शेष 118 बंद हो चुके हैं। अब आता है पॉलीथीन जन जागरूकता अभियान, जो कि प्रदेश में बढ़ती हुई पॉलीथीन समस्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा प्रदेश में कई नगरों में पॉलीथीन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनता को पॉलीथीन के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाती है और इन जनता से पॉलीथीन के स्थान पर कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग करने हेतु अनुरोध किया जाता है। पॉलीथीन पर प्रतिबंध के बारे में कि मार्च 2011 में राज्य में 40 माइक्रोन मोटाई तक की पॉलीथीन थैलियाँ प्रतिबंधित कर दी गई है और 1999 से अब तक 20 माइक्रोन मोटाई तक की पन्नियाँ ही प्रतिबंधित है। राज्य सरकार द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक अब उन्हें रिसाइकल्ड कैरी बैग्स का प्रयोग किया जा सकेगा, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो से स्वीकृत होंगे और ये कैरी बैग सफ़ेद होने चाहिए। 21 जनवरी 2016 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्लास्टिक कैरी बैग बनाने, बेचने के साथ ही इसके आयात, भंडारण, ढुलाई करने को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया और इस प्रतिबंध में सिर्फ उन प्लास्टिक थैलों को छूट है जिनका इस्तेमाल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में किया जाता है। कार्यशालाओं के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि 22 मई को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यशालाओं, गोष्ठियों आदि का आयोजन किया गया है। पुरस्कार प्रदेश में पर्यावरण संबंधी उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ताज ट्रेपेजियन के बारे में, जो कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए 1999 में शुरू इस परियोजना का कार्य विभिन्न कार्यदायी विभागों या संस्थानों द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराए जाने हेतु 31 मई 1999 को ताज ट्रेपेजियम पर्यावरण संरक्षण निधि की स्थापना की गई है। नेशनल ग्रीन कोर योजना के बारे में कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य स्कूली छात्र छात्राओं में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना तथा पर्यावरणीय गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित कराना है। योजना अंतर्गत शासन द्वारा स्टेट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया और इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के 250 विद्यालयों में इको क्लब गठित करने की व्यवस्था है। इसके लिए चयनित विद्यालयों के लिए 250 रुपये वार्षिक प्रदान किया जाता है। पर्यावरणीय सूचना प्रणाली के बारे में कि विभिन्न संस्थानों, विभागों के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित डेटाबेस बनाए जाना और इसके माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने संबंधी उस कार्यक्रम को केंद्र द्वारा 2002 में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2005 से इस योजना को पर्यावरण सूचना प्रणाली शुरू की गई है, इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। इसके प्रमुख प्रश्नों में आते हैं। पहला आता है कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1975 में किया गया। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, आर्यभट्ट आपकी रामपुर में है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहाँ पर मिलता है? तो गंगा में जो सर्वाधिक बीओडी है वह कानपुर से प्रयागराज के मध्य मिलता है। विज्ञान नगरी अवस्थित है, तो ये विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में, ऑप्शन सी होगा। प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, तो यह कहाँ की जा रही है? लखनऊ में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 8 नंबर का कि प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र
की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह है कहाँ की गई है, तो ये आता है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है, तो यह आता है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, तो ये आपका लखनऊ में। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा नवंबर 2008 में दिया गया। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी प्राधिकरण की स्थापना की गई है, तो इस प्राधिकरण की स्थापना नवंबर 2009 में की गई है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है, तो यह आपका प्रयागराज में स्थित है, आनंद भवन में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सभी की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी।